के स्पॉटर की। स्नाइपर का नाम है साजिद मैथ्यूज और उसका सपोर्टर है जिसका नाम है आइजैक। और ये उस समय की बात है जब अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों को भेजा गया था पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए। लेकिन वहाँ पे इनका सामना हुआ इराक के एक बहुत बड़े स्नाइपर से जिसका नाम है जुबा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इराक का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक बहुत बड़े बियर को देखते हैं। और अभी अभी अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हुई है, लेकिन यहाँ पे दो स्नाइपर्स को भेजा गया है, मैथ्यूज और आइजैक को। और इन्हें ध्यान रखना है यहाँ की पाइपलाइन में कि कहीं यहाँ पे कोई दुश्मन तो नहीं। और ये दोनों आकर के अपने काम पे लग जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है और ये दोनों छुपे हुए होते हैं और स्नाइपर से यहाँ के हर एक हरकत पर नजर रखते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 22 घंटे का वक्त बीत जाता है। इसीलिए मैथ्यू के शब्द का बांध टूटने लगता है और वो आइजैक को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दुश्मन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मरे हुए दुश्मन है और उसके साथ साथ कुछ गाड़ियाँ है और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं हो रही, इसीलिए मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। तब आइजैक कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि कोई बहुत ही शातिर आदमी की चाल है और उसने हमारे लिए जाल बिछाया है और इतना खतरनाक जाल सिर्फ एक ही आदमी बिछा सकता है और वो है जुबा। लेकिन मैथ्यू कहता है कि तुम कुछ भी सोचते हो, हमें 22 घंटे हो गए हैं और 22 घंटे में हमने एक भी हलचल नहीं देखी है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई नहीं है और जुबा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैथ्यू कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन आइजैक उसे रोकने की कोशिश करता है तो मैथ्यू फिर से रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है मैथ्यू आइजैक से बार बार कहता है कि तुम गलत हो और तुम मुझे बेकार ही रोक रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी दुश्मन नहीं है और मैं खुद जाऊंगा उस कंस्ट्रक्शन साइट पे और मैं जाकर के वहाँ के चप्पे चप्पे पे नजर रखूंगा। लेकिन आइजैक कहता है कि नहीं, अगर वहाँ पे कोई स्नाइपर हुआ तब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि तुम यहाँ से बाहर निकले और वो तुम्हें मारते। तब आइजैक कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो क्योंकि तुम एक स्पॉटर हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचने वाला हो चुका है, इसीलिए तुम हर बात की गहराई में जाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और अगर कोई होता तो अब तक हमें दिख चुका होता, क्योंकि जैसे मैं परेशान हो रहा हूँ अब तक वो भी परेशान हो चुका होता। और इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा हूँ, तुम अगर चाहो तो पीछे से देख सकते हो। और इतना कहने के बाद अब मैथ्यू जाने लगता है और आइजैक उस पर नजर रखता है। फिर जैसे जैसे मैथ्यू जाके पढ़ता है उसे बहुत सारी लाशें नजर आती है। तब आइजैक कहता है कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा अपने स्पॉटर से। तब मैथ्यू कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि इस स्पॉटर को चेंज कर दूं और कुछ नया स्पॉटर दे। तब वो कहता है कि नहीं, ये स्पॉटर डीन का है और अब डीन इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं इसको उसकी आखिरी निशानी समझ करके रखता हूँ। लेकिन अब मैथ्यू को यहाँ पे एक रेडियो भी मिलता है जो एक अमेरिकन सैनिक का होता है, इसीलिए वो उसे भी उठा लेता है और कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ घूमने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं सब हेडशॉट से मरे हैं और सीधा उनके माथे में गोली मारी गई है। इसीलिए मैथ्यू को भी शक होने लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई स्नाइपर था और उसी ने इन सारे लोगों को मारा है। और वो ये बातें आइजैक को भी बताता है। तो आइजैक कहता है कि अभी के अभी वहाँ से निकलो, लेकिन मैथ्यू चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर ये गोलियां कहाँ से आई हैं। तभी वो स्नाइपर गोली चलाता है मैथ्यूज पे, पर मैथ्यूज नीचे गिर जाता है। तब आइजैक भागते हुए आता है मैथ्यूज को बचाने के लिए। तब तक वो स्नाइपर इस पर भी गोलियां चलाने लगता है और एक गोली आकर के लग जाता है आइजैक के पैर में। लेकिन फिर भी आइजैक कूद करके आके एक दीवार के पीछे चला जाता है ताकि स्नाइपर उसे देख ना सके। लेकिन अब आइजैक देखता है कि उसके पैर में गोली लग चुकी है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने घाव को पट्टी बांधता है और पट्टी बांधने के बाद अपना रेडियो निकालता है ताकि वो बेस से मदद बुला सके। लेकिन वो देखता है कि उसके रेडियो का एंटीना टूट चुका है, इसीलिए वो इतनी आसानी से अपने बेस पे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी वो मैथ्यूज को देखता है तो हिल रहा होता है और मैथ्यूज अपने बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तब आइजैक उसे कहता है कि हिलना बंद करो, क्योंकि अगर तुम हिले तब वो स्नाइपर तुम्हें मार देगा। लेकिन मैथ्यूज फिर भी कोशिश करते रहता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़ी देर के बाद आइजैक को लगता है कि मैथ्यूज बढ़ गया, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और उसके बाद कोशिश करने लगता है कि वो अपने पैरों से गोली को निकाल दे। लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो ऐसे ही कोशिश करते रहता है। लेकिन ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि आइजैक जल्दी ही बेहोश हो जाता है और वो बहुत देर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है जब वो रेडियो पे कुछ हलचल सुनता है। फिर वो रेडियो पे बात करने लगता है और उसे लगता है कि उसके बेस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो उन्हें पूरी खबर देता है और कहता है कि हमें दवाइयाँ चाहिए और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम भी चाहिए जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। तब वो लोग उधर से कहते हैं कि अब तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं और तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम चाहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, या तो फिर तुम जहाँ पे हो वहाँ से गोली चलाओ, तभी हम तुम्हें बचा पाएंगे। और इन बातों को सुनने के बाद अब आइजैक परेशान होने लगता है और उसे इस आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें नियमों के खिलाफ है। जब इन्हें स्नाइपर की ट्रेनिंग मिलती है तब इन्हें बताया जाता है कि ये कभी भी ऐसा ना करे। और उसके साथ साथ आइजैक इस बात को भी नोटिस करता है कि इस आदमी का एक्सेंट बिल्कुल भी अमेरिकन नहीं है। इसी आइजैक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने अभी अभी मैथ्यूज को मारा है।
और उसने शायद अभी इस पे निशाना लगा रखा है, इसीलिए वो इसकी लोकेशन जानना चाहता है और उसे अब इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, इसीलिए वो इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन आइजैक कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तू कौन हो। तब वो कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम पकड़, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे बातें करते रहो। तभी आइजैक देखता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है, वो बस बेहोश हुआ है, इसीलिए अब आइजैक को ना चाहते हुए भी इस आदमी से बात करना पड़ता है। और अब वो आदमी आइजैक से उसके पर्सनल सवाल पूछने लगता है, क्यों स्नाइपर कैसे बना, इसके परिवार में कौन कौन है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पर्सनल बातें। और वो जल्दी आइजैक के बारे में सारी बातें जानने लगता है। लेकिन आइजैक यहाँ पे इसलिए बात कर रहा होता है ताकि वो स्नाइपर को बातों में उलझा करके रखे और वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर ले। इसीलिए वो बीच बीच में अपने स्पॉटर से देखने लगता है कि आखिर वो स्नाइपर कहाँ पे है और जमीन पे उसका नक्शा बनाने लगता है कि वो स्नाइपर कहाँ पे हो सकता है। इसीलिए आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं बस यहाँ का एक सिविलियन हूँ। तब आइजैक उसे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, यहाँ का युद्ध खत्म हो चुका है और तुमने जितने भी लोगों को मारा वो सारे मासूम लोग थे और वो पाइपलाइन में काम कर रहे थे, और अगर ये पाइपलाइन बनेगा तब इससे इराकी गवर्नमेंट को फायदा होगा, लेकिन तुम यहाँ की सारी चीजों को खराब कर रहे हो और तुम अपने आप को एक इराकी कहते हो। तब वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए खत्म हुआ है, हम जैसे लोगों के लिए युद्ध कभी भी खत्म नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है ये सारे पैसे इराकी गवर्नमेंट को मिलने वाले हैं? कभी नहीं, ये सब कुछ एक छलावा है। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम अपने परिवार के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। तब इस बात को सुनने के बाद आइजैक गुस्सा हो जाता है, वह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तब वो आदमी कहता है तो मैं अभी कभी मैथ्यूज को मारते था। तब इस बात को सुनने के बाद आइजैक कहता है कि तुम उसका नाम कैसे जानते हो। तब वो आदमी कहता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुमने कितने लोगों को मारा है, और अगर आज मैथ्यूज मरा तब एक दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी गलती से मरेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से पहले ही एक आदमी मर चुका है और वो था डीन। और इस बात को सुनने के बाद अब आइजैक और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम डीन के बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि डीन आइजैक की गलती से मरा था। आइजैक का निशाना चुका था और वो गोली जाकर के डीन को लग गई थी, इसीलिए अब आइजैक यहाँ पे टूटने लगता है, क्योंकि आदमी यहाँ पे आइजैक के दिन पे वार कर रहा है और वो उसे ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जिससे आइजैक को चोट पहुंच रही है। लेकिन अब आइजैक को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यास लग जाती है। तब वो देखता है कि उसकी बोतल खाली हो चुकी है, क्योंकि उस स्नाइपर ने बोतल के बीच में गोली मारी थी, इसीलिए अब इसके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। लेकिन आइजैक प्यास से तड़प रहा है। तब वो आदमी उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारे बोतल पे गोली मारी थी और मैंने ही तुम्हारे रेडियो पे गोली मारा ताकि तुम संपर्क ना कर पाओ अपनी बेस से, पर मैंने जानबूझकर तुम्हारे घुटने पे गोली मारा ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। पर अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अब तुम ऐसे ही यहाँ पर तड़पते रहोगे और तड़प तड़प के मारोगे। तब आइजैक कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। तब वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरे देश में आए होंगे और तुम्हारे हाथों में बंदूक है और तुम हम लोगों पे गोलियां चला रहे हो और तुम मुझे आतंकवादी कहते हो। और इसी बीच आइजैक देखता है बहुत बड़े कचरे के ढेर को और उसे पता लग जाता है कि ये स्नाइपर इसी कचरे के ढेर के पीछे है। और आइजैक को इस बात का भी एहसास होता है कि ये बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी है, क्योंकि उस कचरे के ढेर में इतनी देर तक छुपे रहना और उसके बाद भी परफेक्ट निशाना लगाना कोई भी छोटी बात नहीं है। इसीलिए आइजैक इस आदमी से कहता है कि कहीं तुम जुबा तो नहीं। तब वो कहता है कि नहीं। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यूएस आर्मी के साथ थे और तुमने स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ली और उसके बाद तुमने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें ही मारने लगे। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे यूएस आर्मी ने ट्रेनिंग नहीं दी है और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो पहले मुझे मारने की कोशिश करते हैं। और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग का मानना है कि युद्ध कब का खत्म हो चुका है तो अभी भी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन अब आइजैक टूट चुका है, इसीलिए कहता है कि अब मेरे लिए कोई भी चीज आसान नहीं होगी और मैं अगर यहाँ से जिंदा गया भी तभी मेरे लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी, क्योंकि मैं डीन और उसके परिवार को जानता और डीन की मौत मेरी वजह से हुई है। इसीलिए मेरी नजरों के सामने हमेशा ही उसके परिवार की शक्ल घूमती रहेगी। और अब धीरे धीरे करके हालत खराब होने लगती है आइजैक की। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम मर गए तब मैं तुम्हारी जबान काट करके बाहर निकालूंगा और उसके बाद तुम्हारे सर को काट करके अलग कर दूंगा। पर अब इन बातों को सुनने के बाद आइजैक बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने हेलमेट को लगाता है एक लकड़ी पे और उसके ऊपर एक कपड़े को भी लगाता है ताकि वो इस आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन ये आदमी इससे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसीलिए आइजैक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो एक और चाल चलता है और पास में चला जाता है एक राइफल लाने के लिए और उसके साथ साथ ये भी देखता है कि वहाँ पे और क्या चीजें हैं। लेकिन जब वो वहाँ से भाग करके आता है तो वो देखता है कि अब उसका स्पॉटर टूट चुका है, इसीलिए अब वो कहीं नहीं देख पाएगा उस स्नाइपर को। तभी आइजैक को एहसास होता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है और वो जगा हुआ है और सारी बातों को सुन रहा है। तब आइजैक मैथ्यूज को बताता है कि वो स्नाइपर कचरे के ढेर के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए मैथ्यूज को कहता है कि मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ
तब तक तुम उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करो। और मैथ्यू जैसा ही करता है। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज होती है जो शीशे की तरह होती है, इसीलिए वो उसे देखने लगता है। तब आइजैक बात करता है उस स्नाइपर से और वो बताता है कि वो कभी एक टीचर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अमेरिकन आए और उन लोगों ने इसके सारे स्टूडेंट्स को मार दिया। तब से आदमी बाकी बन गया और अमेरिकन जिसके दुश्मन बन गए। तब से वो सारे अमेरिकन को मार रहा है। तभी यहाँ पे हवा चलने लगती है और हर तरफ रेत उड़ने लगती है और इस चीज का फायदा उठा करके मैथ्यू अपनी राइफल खींचने लगता है और खींचने के बाद वो अपने राइफल से निशाना लगाने लगता है और वो गोली चलाता है उस कचरे के ढेर पे। तभी वो स्नाइपर गोली चला देता है मैथ्यूज के हाथ पे और मैथ्यूज के हाथ से राइफल छूट जाती है, लेकिन अब वो रेंगने लगता है ताकि वो आइजैक के पास जा सके। तभी वो स्नाइपर एक और गोली चलाता है और मैथ्यूज वहीं पे ढेर हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद अब आइजैक टूटने लगता है। तब वो आदमी पूछता है कि अभी भी मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम अभी तक इराक में क्यों रुके हुए हो। तब मैथ्यूज रोने लगता है। वह कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे, इसीलिए अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहे तब तक तुम जिंदा रहोगे। तब आइजैक यहाँ पर कबूल करता है कि उसने ही डीन को मारा था और वो बताता है कि जब वो एक दुश्मन पर निशाना लगा रहा था तभी उसका निशाना चूका और उसने गलती से डीन को मार दिया। लेकिन वो सबसे झूठ बोलता रहा कि डीन को दुश्मनों ने मारा है, लेकिन अब वो चीज उसे अंदर से खाई जा रही है और उसने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताया है। तभी आइजैक देखता है कि उसकी रेडियो पे कोई हलचल हो रही है और उसके बेस के लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आइजैक भी उनका जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रेडियो अब बुरी तरीके से खराब हो चुका है, इसीलिए शायद अब वो बेस वालों से कांटेक्ट ना कर सके और शायद इसकी आवाज भी वहाँ तक ना पहुँच सके। और अब यहाँ पे आइजैक को सारी बातें समझ में आती है कि जितने भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों ने यहाँ पे कभी भी मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि इस आदमी ने उन लोगों को पहले ही मार दिया था और इसी ने खुद कांटेक्ट किया था बेस पे ताकि हम लोगों को यहाँ पे भेजा जा सके, फिर ये हम लोगों को मारते और ये ऐसे ही जाल बिछा रहा है ताकि वो एक एक करके सारी अमेरिकी सेना को मारते। और इससे आइजैक को एहसास होता है कि आदमी कितना खतरनाक है, इसीलिए उससे कहता है कि अब तुम मैथ्यूज पर गोली मत चलाना क्योंकि अब वो शायद कहीं जल्दी ही मर जाए। और इतना कहने के बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है, उसे कोई भी हलचल सुनाई नहीं पड़ती रेडियो पर भी। तब उसे लगता है कि शायद वो स्नाइपर भी सो गया है और वो इसे नहीं देख रहा, इसीलिए वो मैथ्यूज के राइफल को खींचता है अपने पास और उस कचरे के ढेर की तरफ निशाना लगाने लगता है। तभी वो इस तरफ हेलीकॉप्टर को आते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि ये सारे लोग बेस से आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने सामने की दीवार को नीचे गिरा देता है। तभी वो स्नाइपर बोलता है और कहता है कि मैं अब तक लुका छिपी खेल रहा था और अब तुम्हारे दोस्त भी यहाँ पे आ गए हैं, अब मजा आएगा। और इस बात को सुनने के बाद अब आइजैक उस पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली जाकर के लगती है बीचों बीच और वो स्नाइपर चुप हो जाता है। इसीलिए अब आइजैक को लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए आइजैक उठ खड़ा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि अगर वो स्नाइपर जिंदा होगा तब वो आइजैक पे गोली चलाएगा, लेकिन उधर से कोई भी जवाबी हमला नहीं होता और आइजैक समझ जाता है कि वो स्नाइपर मर चुका है। तब तक यहाँ पे उसके सारे साथी आ जाते हैं और वो उसे स्ट्रेचर पे सुलाते हैं और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। तब आइजैक उन्हें बार बार बताने की कोशिश करता है कि वह स्नाइपर अभी भी छुपा हुआ है उस कचरे के ढेर के पीछे, इसीलिए इन लोगों को पहले उस कचरे के ढेर के पीछे जाकर के देखना चाहिए और अगर हो तो वो उसे मार दे। लेकिन ये लोग उसकी बातों को नहीं सुनते और आइजैक भी क्लियर नहीं बोल पाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और अभी लोग इसे लेकर के चले जाते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है वो आदमी इन पे गोलियां चलाने लगता है और वो देखते ही देखते सबको मार देता है और थोड़ी देर के बाद ये हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और अब आइजैक, मैथ्यूज और जो लोग भी उसे लेने आए थे सारे के सारे मर चुके हैं। तब वो आदमी रेडियो के द्वारा फिर से एक बार हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि हमें यहाँ पे मदद चाहिए और वो अपने आप को यूएस आर्मी बताता है और वो इनका ही नाम इस्तेमाल करता है और हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि वो जल्दी ही मदद भेज रहे हैं। और अब इस आदमी का खेल फिर से शुरू हो जाता है क्योंकि अब फिर से लोग आएंगे और ये उन लोगों को ऐसे ही तड़पा तड़पा करके मारेगा और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।